दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक काला कानून है और इसे किसी भी हालत में सदन में पास नहीं होने दिया जाएगा। जी हां, मंगलवार को 10 सर्कुलर रोड पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार 19 लाख रोजगार के वादे सहित जनहित के तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमने विधानसभा घेरने का फैसला किया है। दोस्तों बिहार के अररिया जिले के रानीगंज फारबिसगंज मार्ग पर डुमरिया पुल के पास मंगलवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने पान मसाला के थोक व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए हैं। जी हां, और फिर फरार हो गए। पीड़ित परिवार संतोष राउत रानीगंज थाना क्षेत्र के कलावती नगर का रहने वाला है। जी पीड़ित संजय राउत ने बताया कि मंगलवार सुबह 6:30 बजे पान मसाला लाने ऑटो लेकर फारबिसगंज जा रहे थे। जैसे ही ऑटो डुमरिया पुल के पास पहुंची तभी पीछे से नीली रंग की बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके ऑटो को रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने हथियार निकालकर कंठपट्टी पर सटा दिया और गाड़ी में रखे 4 लाख रुपए लेकर फारबिसगंज की तरफ फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि 3 बदमाश स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। दोस्तों राफेल डील के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को मान्य करार देते हुए सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया। जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राफेल डील पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जो क्लीन चिट मिल गई थी उस पर संयम के बादल मंडराने लगा। राफेल डील के मुद्दे की फिर से जांच के लिए याचिका पेश करने वाले अरुण शौरी ने बताया कि हमारा कहना था कि क्योंकि ये दस्तावेज रक्षा से जुड़े हैं इसीलिए उनकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सबूत मांगे थे और हमने वो मुहैया करा दिया है, इसीलिए कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की डील की है। जी एनडीए सरकार से पहले यूपीए सरकार ने फ्रांस के साथ 126 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी, जिसमें एनडीए सरकार ने लड़ाकू विमानों की संख्या घटाकर मात्र 36 ही कर दिया था। जी विपक्ष का आरोप है कि इस डील में सरकार ने धांधली की है और डील में फाइटर जेट को कीमत यूपीए सरकार की तुलना में अधिक दी जा रही है। जी हां, राजनीतिक हंगामे और फिर आरोप प्रत्यारोप के बाद राफेल डील का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां सरकार ने कोर्ट में डील से संबंधित दस्तावेज बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किए। जी इन दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दे दी। जी इस बीच राफेल डील से संबंधित कुछ अहम दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए, जिसके बाद कोर्ट में अरुण शौरी ने राफेल डील पर पूर्ण विचार याचिका दाखिल की है। दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है। जी हां, 2011 में वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल करके सत्ता हथियाने वाली ममता बनर्जी ने यूं ही नहीं राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रही। जी इसके लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से दीदी की पार्टी टीएमसी को सीधी टक्कर है, एक जमाने में ममता बनर्जी उसी पार्टी की हिस्सा थी। जी हां, यही नहीं, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी के बीच अच्छी बातचीत थी। एक बार तो ममता बनर्जी वाजपेयी जी की जिद के आगे झुककर मंत्री बनी थी। जी हां, तो आइए तफसील से बातचीत करते हैं इसके बारे में कि आखिर मामला क्या था। तो साल 1999 में ममता बनर्जी एनडीए में शामिल हो गई थी और उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया था। 2001 में तहलका विवाद के बाद उन्होंने एनडीए सरकार से नाता तोड़ लिया, लेकिन 2004 में एक बार फिर से वे गठबंधन में शामिल हुई और कोयला और खनन मंत्रालय का पद संभाला और उस वर्ष हुए आम चुनाव तक वे पद पर बनी रही। जी हां, ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें फोन किया और मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। इस बात का खुलासा दीदी ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो दिल्ली पहुंची तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी उनसे आग्रह करने लगे कि इस्तीफा वापस ले लीजिए। अटल जी ने ममता बनर्जी से सरकार में बने रहने के लिए कहा था। इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि वे ऐसा नहीं कर सकती है और सरकार में नहीं रह सकती है। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिद करने लगे। उन्होंने कहा था कि जब तक आप सरकार में वापस नहीं आने का फैसला करती है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जी हां, काफी देर तक मान मनोबल के बाद ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात मानी और मंत्री पद स्वीकार किया था।
दोस्तों बिहार में निजी संस्थानों, दुकानदारों, कोचिंग संस्थानों और अन्य कारोबारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके बारे में सभी लोगों को सही से जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। खबर के मुताबिक श्रम संसाधन विभाग ने कहा है कि बिहार के निजी संस्थानों, दुकानों, कोचिंग संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को SIEC से जोड़ना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग ने अधिकारियों से कहा है कि 1 मई से इसे सख्ती से लागू कराएं। आपको बता दूं कि 1 मई से 10 से अधिक कर्मचारी रखने वाले दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, निजी संस्थानों आदि के मालिकों को अपने कर्मचारियों को SIEC का लाभ देना होगा। आपको बता दूं कि ESI के तहत कर्मियों को बीमा की सुविधा मिलती है। अगर किसी कर्मी की दुर्घटना से जान चली जाती है तो फिर परिजनों को आर्थिक सहायता दिया जाता है। ESI के तहत चोट लगने, बीमार होने पर सरकारी खर्चे पर इलाज भी किया जाता है। आपको बता दें कि श्रम संसाधन विभाग ने कहा है कि अगर कोई निजी संस्थान, दुकान, कोचिंग या फिर अन्य संस्थान अपने कर्मियों को SIEC से नहीं जोड़ता है तो फिर कर्मी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार के सड़क, पुल और भवनों के निर्माण में लगे कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया है कि इन कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो लोग श्रम कानूनों के तहत निबंधित किए गए हैं उन सभी कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे ये कर्मी सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पतालों में अपने परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य के करीब 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इससे इनके जीवन की कई तरीके की परेशानी दूर होगी। उन्होंने कहा है कि इन कर्मियों का आयुष्मान कार्ड तैयार कराया जा रहा है। बहुत जल्द यह बनकर तैयार हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के द्वारा ये कर्मी अपने परिवार में बीमार व्यक्ति को मुफ्त इलाज करा सकेंगे। 5 लाख रुपए तक इन्हें इलाज की सुविधा मिलेगी। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ सभी जिलों के अधिकारियों को इसकी सूचना भी भेज दी है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक इस बार बिना अनुमति किसी भी तरह की सभा आयोजन पर रोक रहेगी। खबर के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सभा के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। तभी वह किसी प्रकार का सभा कर सकेंगे। बिना अनुमति के सभा नहीं कर सकेंगे। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरतने वाले सतर्क हो जाएं। मास्क नहीं पहनने पर आपसे 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। मंगलवार से राजधानी पटना के चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटर यान निरीक्षक को वाहनों पर मास्क चेकिंग करने एवं जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दुकानों में सैनिटाइजर की भी चेकिंग होगी। जिन दुकानों पर लापरवाही दिखेगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाए जाने पर दुकान सील की जा सकती है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने दुकानों में मास्क और फिर सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित कराने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि दुकानों की जांच के दौरान अगर दुकानदार और उपभोक्ता बिना मास्क या सैनिटाइजर के पाए गए तो फिर संबंधित दुकान सील की जा सकती है। सार्वजनिक स्थल पर भी मास्क के प्रयोग की सघन जांच की जाएगी। दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की शुरुआत कर दी है। इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने और फिर नाम हटाने का काम तेजी से जारी है, जिसमें कई जगहों पर धोखाधड़ी की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर भी लोग फर्जी रूप से राशन उठा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, जिसमें से अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाते हैं या फिर राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत होने के बाद भी उसका नाम पर राशन उठाता है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब वैसे लोगों को ही राशन दिए जाने का प्रावधान है जो वास्तव में उसके हकदार हैं। कई लोग गरीबी रेखा से नीचे या फिर अंत्योदय योजना को लेकर गलत दस्तावेज देते हैं और फर्जी रूप से अपना राशन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फर्जी राशन कार्ड बनवाना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो फिर सावधान हो जाइए।
दोस्तों, अगर आपका बैंक से जुड़े कोई भी काम पेंडिंग है तो फिर इसी हफ्ते निपटाना बेहतर होगा। जी हां, दरअसल मार्च 2021 के आखिरी हफ्ते और फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में बैंकों की कई छुट्टियां हैं। जी हां, यहां तक कि अप्रैल 2021 में बैंक सिर्फ 17 दिन ही खुलेंगे। जी हां, बैंक 27 मार्च से 4 अप्रैल 2021 के दौरान 2 ही दिन खुलेंगे। आपको बता दें कि 27 मार्च को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे, वहीं अगले दिन रविवार होने की वजह से छुट्टी रहेगी। इन दोनों दिन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 29 मार्च यानी कि सोमवार को होली का अवकाश रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगा। जी हां, होली के मौके पर पटना में तो बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे। जी हां, आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पटना में 30 मार्च 2021 को भी ग्राहक ब्रांच नहीं जा पाएंगे। जी हां, इसके अगले दिन यानी कि 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष का आखिरी दिन होने के कारण छुट्टी नहीं होने के बाद भी ग्राहकों के कामकाज नहीं होंगे। जी हां, अप्रैल 2021 में बैंक का पहला कामकाज का दिन 3 तारीख को होगा। दरअसल 1 अप्रैल को बैंकों के सालाना अकाउंटेंट की क्लोजिंग के कारण ग्राहक सेवा कार्य नहीं होंगे। फिर 2 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को गुड फ्राइडे होने की छुट्टी है। इसके बाद 4 अप्रैल को रविवार है। बाबू जगजीवन राम जयंती पर 5 अप्रैल को अवकाश रहेगा, यानी छुट्टी रहेगा। हालांकि बैंकों में सभी राज्यों में 13 दिन छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ त्योहार या फिर उत्सव पूरे देश में एक साथ नहीं मनाए जाते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का छुट्टी रहेगा। फिर 15 अप्रैल को हिमाचल डे, विशु बंगाली न्यू ईयर, सरहुल की कुछ राज्यों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 21 अप्रैल को रामनवमी और फिर 25 अप्रैल को महावीर जयंती का छुट्टी रहेगा। जी, साथ ही बैंकों में 10 और 24 अप्रैल को दूसरे और चौथे शनिवार होने की वजह से छुट्टी रहेगी। वहीं 4, 11 और 18 अप्रैल को रविवार का छुट्टी रहेगा। दोस्तों, नेपाल सीमा पर मानव तस्करी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, लगातार तस्कर नेपाली लड़कियों को अच्छा रोजगार दिलाने का झांसा देकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार देर शाम एसएसबी 43वीं वाहिनी सीमा चौकी खुनुआ के जवानों ने सीमा पार करते हुए एक नेपाली लड़की जो 16 साल की है उसको तस्कर के चंगुल से छुड़ा दिया है। जी हां, पूछताछ करने के बाद नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से भाजपा पर तीखा हमला बोला है। जी, उन्होंने कहा है कि भगवान राम पूरी दुनिया के भगवान हैं, फिर ये नारा क्यों लगाते हैं कि भगवान राम बस हमारा है। जी, उन्होंने आगे कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे ये लोग भगवान राम को लेकर आएंगे, भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे, किंतु भगवान राम को वोट से क्या मतलब। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आज हमारा देश टुकड़ों में बांटा जा रहा है। जी, केंद्र सरकार अंधा कानून बनाते हैं, गरीब विरोधी कानून ये सरकार लाती है। आज कांग्रेस बेहद कमजोर है और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। वही कोरोना महामारी के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब कोरोना महामारी आई तो फिर कहा गया है कि थालियां और तालियां बजाओ, लेकिन थालियां और तालियां बजाने से कोरोना जाता तो अभी तक चला गया होता, किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा बढ़ गया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर इस बार किसी सियासी दल से ज्यादा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का घर है। ओवैसी का पुरजोर विरोध करने वाले अधीर रंजन चौधरी को उनके ही घर में चुनौती देने के लिए ओवैसी केवल मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, एआईएमआईएम 13 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। माना जा रहा है कि ओवैसी ने सोच समझकर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देने से परहेज किया है। जी हां, मुस्लिम मतों को बांटने का आरोप ओवैसी पर ना लगे, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर सीमित इलाके में ही उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जी हां, एआईएमआईएम को लगता है कि मुर्शिदाबाद में फोकस करने पर पार्टी यहां भी अपना खाता खोल सकती है। जी हां, पहले उनकी रणनीतिक गठबंधन के जरिए पूरे बंगाल में चुनाव लड़ने की थी। फिलहाल ओवैसी बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी ना कर पाए, इसके लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस भी अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के राज्य प्रभारी जमीरुल हसन ने भी पार्टी को अलविदा कहा, तो फिर इससे भी दूसरे खेमे उत्साहित हुए। जी हां, उधर भाजपा का मानना है कि ओवैसी के चुनाव मैदान में आने से लड़ाई दिलचस्प होगी। जी हां, उनके भाषणों के आधार पर भाजपा अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे को धार दे सकती है। जी हां, गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में विधानसभा के कुल 22 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस से पिछले चुनाव में 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जी हां, मुर्शिदाबाद अधीर रंजन चौधरी का घर माना जाता है। बंगाल में 2011 का चुनाव हो या फिर 2016 का, अधीर रंजन अकेले दम पर कांग्रेस को इन इलाकों में जीत दिलाई। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गौसाबा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उनकी पूरी निगाह सिर्फ और सिर्फ भतीजों को आगे बढ़ाने पर है। जी हां, अमित शाह ने इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे के नाम पर पुरस्कार दिए जाने का भी ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि हम नोबेल पुरस्कार की तरह टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर के तौर पर सत्यजीत रे
पुरस्कार बनाकर बंगाल के 2 महान सपूतों को बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। वहीं कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करेंगे। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार बनने पर, काम करने पर जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। जो वो हिसाब नहीं देना चाहती है, वो सिर्फ भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगी हुई है। दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 4 माह से टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब अनेक तंबू और ट्रॉलियां एसी रूम में बदलते जा रहे हैं। इससे निगम की लाइनों पर बिजली का लोड भी बढ़ रहा है, लेकिन इस तरीके की स्थिति खुद किसान संगठनों के नेताओं को भी मंजूर नहीं है। जी हां, यही वजह है कि कई दिनों से किसान संगठनों के नेताओं द्वारा एसी ना लगाने की अपील की जा रही है, मगर विडंबना यह है कि उनकी इस अपील का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आंदोलनकारी के लिए उनके अपने नेताओं की बात का कोई मोल नहीं, या फिर नेता ही प्रभावी अपील नहीं कर रहे हैं। ये मसला हर मीटिंग में उठ रहा है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा। जी अब तो कई नेता ये भी कहने लगे हैं कि आंदोलन स्तर पर जो किसान एसी के बिना नहीं ठहर सकते, वे खुद वापस लौट जाए अपने घर और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को यहां भेजे। जी पंजाब के किसान नेता बलदेव ने यह अपील की है। आपको बता दूं कि आंदोलन स्तर पर कई ट्रॉलियों में एसी लगा है, तो बाईपास पर पार्क और दूसरी जगहों पर आंदोलनकारियों ने ऐसे तंबू बना लिए हैं जो दूर से ही लग्जरी नजर आते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार दीदी को कड़ी टक्कर देने के लिए बहन जी भी मैदान में उतर रही है। जिन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए बीएसपी ने पूरी तैयारी कर ली है। मायावती की पार्टी सूबे के 294 विधानसभा सीटों में से 220 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 220 सीटों पर उम्मीदवार तय करके बहन जी ने साफ कर दिया है कि वे बंगाल चुनाव में पीछे नहीं हटने वाली है। फिलहाल मायावती दिल्ली से बंगाल की सियासत पर नजर रख रही है। साथ ही खबर यह भी है कि मायावती 11 अप्रैल को बंगाल दौरे पर आ सकती है। इस दौरान वे अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं भी कर सकती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर कई दशक का है। करीब 15 साल से अधिक तो वे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी केंद्र सरकार में भी कई साल तक रेल और अन्य मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एक चीज का अफसोस है, जिसे वे अब तक नहीं कर पाए। सोमवार को बिहार म्यूजियम 2021 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने इसे जाहिर भी किया है। जी हाँ, बिहार म्यूजियम का निर्माण नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही हुआ है। यह देश के तमाम बड़े म्यूजियम में शुमार होने लगा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री रहकर भी नीतीश कुमार को किस बात का अफसोस हो सकता है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सपना है कि बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से भूमिगत जोड़ने का। जी हां, उन्होंने कहा है कि पता नहीं यह ख्वाहिश कब पूरी होगी। ये कई बार इसकी चर्चा कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि जो बिहार संग्रहालय देखने आए वे पटना संग्रहालय भी देखे। जी इस तरीके से पटना संग्रहालय आए लोग बिहार संग्रहालय भी आए। जी ये व्यवस्था एक साथ उपलब्ध होगी। इसलिए यह सोच है कि बिहार संग्रहालय अंडरग्राउंड तरीके से पटना संग्रहालय से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है कि करीब 100 साल पुराने पटना म्यूजियम और हाल के सालों में बनकर तैयार हुए बिहार म्यूजियम को भूमिगत सुरंग के जरिए जोड़ दिया जाए। इन दोनों म्यूजियम की दूरी करीब 2.25 किलोमीटर है। बिहार म्यूजियम पटना हाईकोर्ट के ठीक बगल में बेली रोड पर स्थित है। जी बेली रोड पर ही हड़ताली मोड़ की तरफ बढ़ने पर बुद्ध मार्ग पर पटना म्यूजियम स्थित है। इस म्यूजियम की स्थापना अंग्रेजी राज के दौरान हुई थी। जी हाँ, फिलहाल इस म्यूजियम का विस्तार कार्य अभी भी चल रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है। जी हां, सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीते साल मुंबई में स्थित अपने फ्लैट में वो अपनी जान दे दी थी। जी हां, आज उनकी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलने पर उनके पिता के सिंह की आंखें भर आई। जी भावुक पिता ने कहा है कि काश आज वो जिंदा होता। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से पटना स्थित उनकी कॉलोनी में लोगों की खुशी देखी गई। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा है कि बेटे के दुनिया से चले जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से कुछ खुशी भी हुई है। जी उन्होंने कहा है कि काश आज सुशांत सिंह और उसकी मां जिंदा होती, सुशांत भी जिंदा होते तो फिर कितना अच्छा होता। मां बेटे में जो लगाव था उनकी याद आ रही है। प्यार से उसका नाम गुलशन रखा था, लेकिन मेरा तो गुलशन ही उजड़ गया। जी उनकी सफलता का सपना देखा था, लेकिन बहुत सारे सपने अधूरे रह गए।
दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब 45 साल के ऊपर के लोग कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराएं। जी हां, अब नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के आम नागरिक भी टीका लगवा सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारी वाले लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोगों को सिर्फ अपना पंजीकरण कराना होगा। जी हां, इसके बाद उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक पूरे देश में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इनमें 80 लाख लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 32,54,000 डोज लगाई गई है। जी हां, उन्होंने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में देश में टीका लगाने का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट आ रहा है। जी हां, सरफरा बाजार में मंगलवार को भी सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम में 1200 रुपए प्रति 100 ग्राम यानी कि 120 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखी गई। जी हां, कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारत में सोने की कीमतें लगातार दूसरे दिन गिरी। दोस्तों, बिहार शरीफ की एक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 16 साल की लड़की और 14 साल के लड़के के शादी को लीगल करार दे दिया है। जी हां, महज 3 दिनों के भीतर कोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने जेल में बंद लड़के को रिहा करने का भी आदेश जारी कर दिया है। जी हां, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कपल की 8 महीने की बच्ची को उसका हक मिल गया। जी हां, कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि कपल की 8 महीने की बच्ची को उसके दादा दादी के घर भेजा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस फैसले को आधार मानकर किसी दूसरे राज्य के किसी मामले में इसका फायदा नहीं लिया जा सकता है। जी हां, बिहार शरीफ कोर्ट ने इस मामले में कानून की जगह ह्यूमैनिटी एंगल से फैसला दिया है। बिहार का यह पहला मामला है जब कोर्ट ने किसी केस का फैसला मात्र 3 दिनों के अंदर किया हो। दोस्तों, नए पुलिस कानून और बिहार की खराब कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर विधानसभा चुनाव का घेराव करने सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। इसमें दोनों तरफ से दर्जनों लोगों को चोटें आई। राजधानी पटना की सड़कों पर भारी उपद्रव, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पिकअप वैन पर हेलमेट लगाकर चल रहे थे। जी हां, भारी हंगामे के बीच पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। पटना पुलिस प्रदर्शन कर रहे सभी नेताओं को गाड़ी में बैठाकर थाने लाया। मंगलवार को हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा के लिए कूच किए। जी हां, रोकने के लिए पटना पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्था की थी और सभी को डाक बंगला चौराहों पर ही रोक दिया गया। जी हां, इस दौरान तेजस्वी यादव सहित तमाम पार्टी नेता इस प्रदर्शन में शामिल थे। जी हां, पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की गई। जी हां, उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन पानी की बारिश की गई। जी हां, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश भी पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई। जी हां, कामयाब साबित नहीं हुई। सारे कार्यकर्ता एक बार फिर से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोस्तों, केंद्र सरकार नौकरी पेशे लोगों के लिए जल्द ही नई व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है। जी, इसके तहत कर्मचारियों को ईपीएफ की तरह ही नौकरी बदलने पर ग्रेजुएटी ट्रांसफर का भी मौका मिल सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार कर्मचारी यूनियन और इंडस्ट्रीज के बीच मौजूदा ग्रेजुएटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन गई है। अब ग्रेजुएटी ट्रांसफर को सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़े नियमों में शामिल किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब प्रोविडेंट फंड की तरह ही नौकरी पेशों को ग्रेजुएटी ट्रांसफर का भी विकल्प मिलेगा। दोस्तों, भारतीयों की थाली में से दाल गायब ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने दाल का आयात बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां, दलहन और तिलहन फसलों के लिए भारत अन्य देशों पर आश्रित रहा है। इसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत मोजाम्बिक के साथ भारत सरकार ने एक एमयू साइन किया है। जी, इसके तहत साल 2021-22 के लिए मोजाम्बिक से 2 लाख मीट्रिक टन अरहर की दाल आयात की जाएगी। दाल के आयात के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, देश के 5 प्रमुख बंदरगाहों मुंबई, तुकीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हाजिरी के रास्ते देश में दाल आयात किए जाएंगे। जहां एमओए के मुताबिक मोजाम्बिक में उत्पादन अरहर के दाल आयात की जाएगी। दलहन और तिलहन का बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भी भारत को विदेशों से दाल आयात करना पड़ता है।
दोस्तों, बिहार के रोहतास में आयोजित किसान महापंचायत में स्वरोजगार पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मंच पर साथ नजर आए। जहां लोगों को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर निशाने पर लिया। जहां कन्हैया कुमार ने इस दौरान कृषि कानूनों के अलावा निजीकरण का भी जमकर विरोध किया। रोहतास के खराड़ी में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार किसानों को मजबूर बनाने के लिए यह कानून लेकर आई है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इन कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों के जमीन को पूंजीपतियों को देकर उनके अपने ही खेत में मजदूर बनाना चाहती है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा जगत के लिए पटना हाईकोर्ट से सोमवार को दो बड़ी खबरें आई है। जी हां, इसमें सबसे पहली तो ये कि राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की गई नियुक्तियों को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया। जी हां, वही दूसरे फैसले से बिहार के सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर भी रोक लगा दी है। जी हां, बिहार के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की गई नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। दोस्तों, महंगे पेट्रोल डीजल से आम आदमी त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार का जीएसटी यानी कि टैक्स, केंद्र सरकार का टैक्स पिछले साल के मुकाबले 300% तक अधिक बढ़ गया है। जी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी है। उधर चुनावी राज्य असम से एक खबर आई है। खबर यह है कि रसोई गैस महंगी होने की वजह से महिला श्रमिकों ने लकड़ी जलाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने राजनीतिक दलों से मजदूरी बढ़ाने की मांग की है ताकि वे महंगी रसोई गैस खरीद सके। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित करके उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार ने मोदी सरकार के आने के पहले साल में 2014-15 के दौरान पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क से 29,279 करोड़ रुपए और फिर डीजल पर उत्पाद शुल्क से 42,881 करोड़ रुपए की वर्जित किए थे। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में सभी डीएम को ईवीएम मूवमेंट प्लान भेजा है। इसके तहत 10 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव के संपन्न होने से अगले ही दिन मतगणना होगी। जी हां, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 38 जिलों में कुल 10 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। पहले चरण में 3, दूसरे चरण में 4, तीसरे चरण में 5, चौथे चरण में 3, पांचवें चरण में 3, छठे चरण में 4, सातवें चरण में 4, आठवें चरण में 4, नौवें चरण में 4 और 10वें चरण में भी 4 जिलों में पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। चुनाव की तारीख भी जल्द ही घोषणा हो जाएगी और केडीबी लाइव के माध्यम से आपको जानकारी मिल भी जाएगी। दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का कहना है कि भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जी हां, वैश्विक स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थान ने कहा है कि भारत को कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकटों से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में 3 साल की देरी हो सकती है और यह लक्ष्य 2031-32 तक ही हासिल हो सकता है। जी हां, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारतीय इकोनॉमी को $5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, यानी कि $5 ट्रिलियन। कोरोना संकट के चलते देश का जीडीपी पिछले साल के मुकाबले 15.7% पहले ही घट चुका है। जी हां, भारत इस समय दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 जिलों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हां, भाजपा ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने असम के लिए जारी अपना घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को सरकारी और 8 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का वादा किया है। जी हां, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनआरसी को भी लागू करने का वादा किया है। जी हां, यानी कि एनआरसी भी लागू होगी अगर भाजपा बंगाल में सत्ता हासिल कर लेती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए है कि असम में फिर से भाजपा शासित सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआरसी लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी इस सप्ताह होली से पहले बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे जारी कर सकता है, यानी कि इंटर का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो सकता है। जी हालांकि बिहार बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया 5 से 19 मार्च तक थी। प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। जी अभी तक अंक पत्र में स्टूडेंट के अंक चढ़ाए जाने का काम चल रहा था। आपको बता दें कि इस साल 16 लाख उम्मीदवार बीएसईबी 12वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे। शिक्षकों ने कुल 80 लाख आंसर कॉपी चेक की है। जी अभी बिहार बोर्ड कॉपी का वेरिफिकेशन कर रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद बीएसईबी इंटरमीडिएट का रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
दोस्तों बिहार में शराब के धंधेबाजों की अब खैर नहीं। जी हां, बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई को शराब के धंधे पर नजर रखने के लिए कैमरे वाले ड्रोन से लैस किया जाएगा। जी हां, दूर दराज के इलाकों में इसकी मदद से शराब के निर्माण और बिक्री पर नजर रखी जाएगी। जी हां, पुलिस मुख्यालय की समिति ने ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हां, मद्य निषेध के साथ जिला पुलिस को भी ड्रोन मुहैया कराया जाएगा। अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी के बावजूद भी चोरी छिपे इसका धंधा होता है। जी हां, बिहार पुलिस के साथ मद्य निषेध इकाई शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस को सुदूरवर्ती इलाकों में इस पर नजर रखने में दिक्कत होती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।